इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया का चैप्टर कर रहे हैं। कल हमने इस बात को डिसाइड किया कि 5 ईयर प्लानिंग के लिए जो फाइनेंसेस चूज़ किए गए थे उन फाइनेंसेस के क्या मेरिट्स थे और क्या डीमेरिट्स थे, कौन से मेरिटोरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस थे और कौन से डीमेरिट। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम रिव्यू करेंगे प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया का, द कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ प्लानिंग एक्सपीरियंस इन इंडिया। इसके बाद इस चैप्टर में हम एंटर हो जाएंगे नीति आयोग की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिव्यू को समझते हैं। देखिए, शुरुआत से ही एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्टैब्लिश रहता है, वो ये कि अगर हम 5 ईयर प्लानिंग को ऑब्जर्व करें, सो मोस्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स मोर और लेस फेल्ड एंड डिड नॉट प्रोड्यूस एनी फेवरेबल रिजल्ट्स। एक ऐसी विचारधारा 5 ईयर प्लानिंग को लेकर के बनती है, लेकिन ये सरासर निराधार गलत विचारधारा है। 5 ईयर प्लानिंग फेल्ड नहीं रही और ऐसा नहीं कह सकते कि उसने कोई भी फेवरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए। फिर ये बात क्यों कही जाती है 5 ईयर प्लान के बारे में? मैंने खुद ही जब 5 ईयर प्लान्स का असेसमेंट किया तो मैंने ये बोला कि थर्ड प्लान में ये फेलियर रहा, फोर्थ प्लान के दौरान ये फेलियर रहा। हमने इन चीज़ों को किया। कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब ये था कि when we say that a particular plan had failed or was not a success, it only means that target fixed during a given plan were not achieved fully। इसका सिर्फ इतना मतलब होता था कि आप 5 ईयर प्लान के तहत बहुत ही एम्बिशियस प्लान रखते थे, बहुत ही एम्बिशियस टारगेट रखते थे और वो टारगेट फुली ना अचीव हो पाना ये निर्धारित कराता था कि वो प्लान फिर फेल हुआ। बट अल्टीमेटली वो प्लान क्या दे करके गया? हर एक प्लान ख़त्म होने के बाद इकोनॉमिक स्टेटस में इंडिया कहाँ खड़ा होता था, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसे समझें तो 5 ईयर प्लानिंग का इमेंस कंट्रीब्यूशन रहा है भारत के आर्थिक विकास में। वो अपने 5 ईयर प्लान टारगेट को चाहे फुली अचीव ना कर पाता हो, पर वो भारत को अर्थव्यवस्था के स्तर पर पिछली बार से अगले 5 वर्षों में बहुत बेहतर स्तर पर खड़ा करता था। भारत विकसित होता था, वो प्रगति किए होता था। भारत में गरीबों की संख्या घटी होती थी, गरीबी दर घटता था, पैदावार बढ़ती थी, राष्ट्रीय आय बढ़ती थी, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ती थी। हम चाहे उन टारगेट को पूरा ना अचीव कर पाते थे, पर हम पिछली बार से आगे बढ़े होते थे। तो इस हिसाब से देखा जाए, सो with every 5 ईयर plan, India could start at a higher level of growth and development। हर 5 ईयर प्लान के ख़त्म होने पर और हर 5 ईयर प्लान के आरंभ में भारत एक नई ग्रोथ, एक नए डेवलपमेंट के स्तर से आरंभ करता था और अंत करता था। ये बड़ी चीज़ है। चलिए हम एक एक हेडिंग वाइज सबसे पहले इन 5 ईयर प्लानिंग की अचीवमेंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या क्या अचीवमेंट्स रहीं? तो शुरुआती अचीवमेंट हम करेंगे इंक्रीज़ इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब 5 ईयर प्लान्स लाए गए तो उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि नेशनल इनकम को बढ़ाना है, देश की आय को, आमदनी को बढ़ाना है। हमने हायर ग्रोथ रेट अचीव करने के टारगेट्स रखे, जिन्हें आप सिंपली जीडीपी या जीएनपी ग्रोथ रेट के तौर पर भी देख सकते हैं। ये हमारा विचार रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में 5 ईयर प्लान क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, चलिए हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इंडियाज़ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम रोज। यानी कि सीधे सीधे ये प्लानिंग के ही फलस्वरूप था कि भारत की नेशनल और पर कैपिटा इनकम बढ़ी, इसका विकास हुआ। दो नॉट एज रैपिडली एज एक्सपेक्टेड। हर 5 ईयर प्लान में जितना एम्बिशियस टारगेट रखा जाता था, उसके तहत हम जितनी एम्बिशियस ग्रोथ रेट अपने लिए अचीव करने का स्वप्न रखते थे, वो उस तेज़ी से तो ना बढ़ी होगी या उस क्वांटम में भी ना बढ़ी होगी, लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी। उसका सीधा उदाहरण है कि हम 6th और 7th 5 ईयर प्लान में प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट कि भारत हिंदू ग्रोथ रेट से ग्रो करता है, दैट इज़ 3.5%, इस विचारधारा को तोड़ पाए और भारत ने
1980s के डेकेड में, दैट इज़ 1980 to 85 सिक्स्थ 5 ईयर प्लान एंड 1985 to 1990 सेवन्थ 5 ईयर प्लान में एवरेज इस 10 ईयर के दौरान 5.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज कराई। भारत ने सेवन्थ 5 ईयर प्लान में 6% ग्रोथ रेट दर्ज किया और ये भारत के उस समय तक चले आ रहे 3.5% के ग्रोथ रेट से ज़्यादा था। हालांकि भारत ने इसके पहले भी एम्बिशियस टारगेट्स रखे। मैंने आपको बताया कि चौथे 5 ईयर प्लान में भारत ने 5.5% ग्रोथ रेट का टारगेट रखा था। हमने सेल्फ रिलायंस की बात की थी चौथे 5 ईयर प्लान में। हालांकि कई तरह की समस्याएं आई और जीडीपी ग्रोथ रेट 3.5% के आसपास ही मिल पाई। कोई बात नहीं, इसके बाद ऐसी सिचुएशंस भी आई जब हम 4.5 से 4.8% के बीच में भी ग्रोथ अचीव करते रहे हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज जीडीपी ग्रोथ रेट धीमे धीमे ही सही लेकिन बढ़ी। देश की नेशनल इनकम बढ़ी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, ये हमें मानना होगा। ओके, तो चलिए, तो यही लिखा गया है कि एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ 23 to 24% और सॉरी एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम रोज, दो नॉट एज रैपिडली एज इट वॉज एक्सपेक्टेड। नेशनल इनकम फर्स्ट प्लान के आरंभ में इतनी थी 1,32,367 करोड़, यानी कि भारत की जो नेशनल इनकम थी वो लगभग 1,32,000 करोड़ थी। फर्स्ट प्लान के आरंभ, आप 1951 की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 ईयर प्लानिंग ने क्या कंट्रीब्यूट किया आप देखिए, ये बढ़ गई और एट्थ प्लान यानी कि 1992-1997 के बीच में ये पहुंची है 8,52,085 करोड़। ओके, यानी कि 85 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर के आप ओवरऑल देखिए तो 8,52,000 करोड़। तो आप 1951 में कहाँ खड़े हैं? 1,32,000 करोड़ नेशनल इनकम देश की, और आप 1992 में 1992 में कहाँ खड़े हैं? 8,52,000 करोड़, 1,52,000 करोड़। ये एक ज़बरदस्त बढ़ोतरी थी नेशनल इनकम में। 5 ईयर प्लानिंग की अचीवमेंट ही थी ये। इसको हमने कैलकुलेट किया दोनों ही नेशनल इनकम्स को 93-94 के प्राइजेस के लेवल पर। हम गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पर इसे कैलकुलेट करते हैं और हम उसके लिए कोई प्राइजेस तो बेस ईयर तय करेंगे। 1993-94 के प्राइजेस के आधार पर हमने इसे कैलकुलेट किया। अब आगे कहानी आती है पर कैपिटा इनकम की। अब जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती गई तो समस्या ये रही कि पर कैपिटा इनकम भी फिर बढ़नी चाहिए थी। लेकिन हुआ ये कि 1950 से ही 1980s का दौर भारत का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का दौर था। बहुत तेज़ी से देश की जनसंख्या भी बढ़ती चली गई और आप पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, और अल्टीमेटली यही परेशानी हमारे देश की रही कि फिर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बढ़ती हुई इस जनसंख्या ने बढ़ी हुई नेशनल इनकम के फ्रूट्स लोगों तक ज़्यादा बंटने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि फिर जितने ज़्यादा परिवार के सदस्य, आप पहले 10,000 रुपये कमाते हैं तो यकीनन ही घर में 4 लोग हैं और सबके ज़िम्मे 2,500 आ जाता है। अब आप कमाने ज़्यादा लगे हैं 20,000 रुपया, तो चारों लोगों के हाथ में 5-5 हज़ार आना चाहिए था। लेकिन अब परेशानी ये है कि सदस्य बढ़ कर के 8 हो चुके हैं, और अब जब 8 सदस्य 9 सदस्य हो चुके हैं तो फिर नेशनल पर कैपिटा इनकम में कितनी को बढ़ोतरी हो जाएगी? तो एक परिवार की आमदनी बढ़ रही है मान लो, लेकिन सदस्य बढ़ते जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आमदनी उतनी नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही एक देश की आमदनी बढ़ रही है पर देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो प्रति व्यक्ति आमदनी कितनी को बढ़ जाएगी? तो यही कारण है कि हम गरीबी को भी उतनी तेज़ी से दूर नहीं कर पाए। तो पर कैपिटा इनकम के लेवल पर देखें तो रियल पर कैपिटा इनकम को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा विकास नज़र नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता है कि बढ़ी हुई नेशनल इनकम का फ़ायदा जो मिलना था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि इक्विवेलेंट मैनर में ही पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, ये नुकसान हो गया। ओके, इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड, आप जैसे नेशनल इनकम का साइज़ नज़र आता है उस कॉन्टेक्स्ट में लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता उतनी तेज़ी से नज़र नहीं आया। गरीबी से बाहर आते लोग उतनी तेज़ी से नज़र नहीं आए। भूखमरी, कुपोषण, पिछड़ेपन से बाहर आते लोग उतनी तेज़ी से नज़र नहीं आए, क्योंकि आमदनी बढ़ी और सदस्य भी बढ़ गए। तो यही चीज़ है। सो द पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स had increased at a much lower rate. Now you can understand why.
रियल टर्म्स में वो इतनी कम रफ्तार से क्यों बढ़ी? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या बढ़ती राष्ट्रीय आय के लाभ को खा गई। पर कैपिटा इनकम 1951 में 3,687 रुपीज़, जो कि बढ़ करके 1997 में हुई 9,007 रुपीज़। ओके, तो ये पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के हवाले से आपको बताने की कोशिश की गई कि भारत ने क्या अचीव किया। ऑलमोस्ट फर्स्ट प्लान से लेकर के 5th प्लान का पूरा समय तक भारत बाय एंड लार्ज 3.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट के बीच में ही रहा है। और मैंने अभी बता दिया कि 6वें 7वें प्लान में सही फ़र्क पड़ा और असल में हम 7.5% की ग्रोथ रेट के टारगेट रखने लगे और 6.8 तक की ग्रोथ रेट अचीव करने लगे जब 1992 में 8th 5 ईयर प्लान आता है और वो 1991 की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति के अनुरूप 5 ईयर प्लानिंग की योजनाओं को बनाता है। इसके तहत जब भारतीय बाज़ार खुला, भारतीय अर्थव्यवस्था की इस प्रबंध में स्टेट कंट्रोल लूज़ हुआ और प्राइवेट प्लेयर ने लीडिंग पोजीशन ली, तो अल्टीमेटली भारत की जीडीपी ग्रोथ का विकास होने लगा। और एक समय तो ऐसा भी आया जब 2007-8 के अराउंड आकर के भारत ने 8.5% से भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया। ओके, आज मौजूदा समय में अभी के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 2022-23 की इस फाइनेंशियल ईयर के जो आंकड़े रिलीज़ हुए हैं, इसमें 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव की गई है। ये भारत के मौजूदा आंकड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज़ को समझा। हम समझते हैं प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। देखिए, 5 ईयर प्लानिंग के तहत जो टोटल आउटले या टोटल इन्वेस्टमेंट रखा जाता था, उसका 23 to 24% इन्वेस्ट किया जाता था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में। 23 से 24% टोटल आउटले का एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना, उसके फलस्वरूप ही एग्रीकल्चर में जो विकास और बदलाव आना था वो आया। चलिए धीरे धीरे उसे समझते हैं। एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ 23 to 24% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्लान आउटलेज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। स्टेटमेंट 1 यही बन सकती है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। 5 ईयर प्लानिंग के तहत निवेश की योजनाओं के फलस्वरूप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भारत में कंसिडरेबली इंक्रीज हुई, तो नॉट टू द एक्सटेंट प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। उस एक्सटेंट पर तो नहीं जैसा गवर्नमेंट ने प्लान किया, लेकिन कंसिडरेबली इंक्रीज हुई। और कारण पूछा गया है हाउ कैसे, अगर हुई तो कैसे हुई? द आंसर इज 2 तरह से काम किया गया। शुरुआती वर्षों में यानी कि 1950 से 1961 तक जो आपने योजनाएं अपनाई, वो योजनाएं ये थी। क्या था? इन द अर्ली ईयर्स एक्सटेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन देन इंक्रीज इन प्रोडक्शन पर हेक्टेयर। ओके, तो शुरुआती समय में आपने एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ाया, पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो उस लेवल पर नहीं बढ़ी। मतलब आप जैसे हर खेत से 10 क्विंटल पैदा कर रहे हैं और अब आपने टारगेट रखा है कि हमें 50 क्विंटल चाहिए, तो आप 2 खेतों को 25-25 क्विंटल तक नहीं बढ़ा पाए। आपने 2 खेतों के साथ 3 और जोड़े और वो भी 10-10 क्विंटल पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह से 50 क्विंटल मिला आपको। एरिया अंडर एग्रीकल्चर एक्सटेंड कर दिया गया। शुरुआती 10 वर्षों में ये बहुत तेज़ी से 1951 से 61 तक ये नीति बहुत मजबूत रही भारत की, और हालांकि 61 से 81 के बीच में भी इसी पर जोर था, लेकिन 61 से कुछ बदलाव आने शुरू हुए। शुरुआती तौर पे इसे न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी के रूप में जाना गया। किसी ने इसे इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP कह के पुकारा, किसी ने इसे हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम HYVP कह के पुकारा। 1961 से 66 के बीच में 3rd 5 ईयर प्लान आया और इसी 5 ईयर प्लान के तहत 1962 के समय में लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या HYVP प्रोग्राम या न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी NAS, जिसे आगे जाकर के मीडिया के द्वारा एक संज्ञा दे दी जाएगी, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बीज बो दिए गए थे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पायलट प्रोजेक्ट्स चलने लगे। सही मायने में IADP का जन्म तीसरे ही 5 ईयर प्लान में हुआ। तो इसलिए इस 1960 के दशक में आगे जा कर के जब आपको इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से
सेल्फ रिलायंस की महत्व समझ आने लगेंगे, तब आप 1966-67 में इसे एक्सटेंसिवली भारत के उन क्षेत्रों में लागू करेंगे जिस क्षेत्र के लिए ये बीज बने होंगे। और इसी के तहत व्हीट, पैडी यानी कि राइस और पोटैटो की पैदावार के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग हुआ। उसके साथ कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का और इमीडिएट अवेलेबल इरिगेशन नेटवर्क का। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, दैट इज़ द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स एंड द इरिगेशन, आपने बम्पर पैदावार अचीव करनी शुरू की, वो गेहूँ, धान और आलू के क्षेत्र में। और अल्टीमेटली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्रा और कोस्टल तमिलनाडु ने बेहतरीन प्रोडक्शन करनी शुरू की। 60s के दौर में ये आरंभ हुआ, 70s में ये पिकअप करता है और इसीलिए फिर 1980s ऑनवर्ड भारत की जो योजना रहती है वो दूसरे चरण की योजना हो गई। पहले चरण में एरिया अंडर एग्रीकल्चर बढ़ाना, दूसरे चरण में प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर पर फोकस करना, यानी कि प्रोडक्शन पर हेक्टेयर पे, जिसमें बड़े तरह से आप पर योजनाएं बना करके आपको लाभ दिए जाएंगे कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ हों, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ हों, ज़्यादा इरिगेशन का नेटवर्क एक्सटेंड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो और फार्म्स मैकेनाइज्ड किए जाएं। यही प्रयास यहाँ पर किए गए। सो in early years, extension of area under cultivation then increase in production per hectare, but since 1960-61 the higher yields from the land, it was the mainstay of the growth in the agricultural production. Okay, efforts क्या क्या किए गए अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के क्षेत्र में? efforts ये थे, enlarge the supply of water, fertilizers, pesticides, improved seeds in selected areas. इनके फलस्वरूप जो नतीजे आए, आइए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के आरंभ में, यानी कि समवेयर अराउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951, कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो कि एक इंडिकेटर होता है ये जानने का कि देश में अर्थव्यवस्था कितनी तेज़ी से विकसित हुई, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि फार्मर इनपुट्स कितने हैवी अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है। सो कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, दैट इज़ अ नाइट्रोजिनस, फॉस्फोरस और पोटेशियम, 3 तरह के फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, NPK, N नाइट्रोजन, P फॉस्फोरस, K पोटेशियम। तो नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक और पोटेशिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो कंजम्पशन था वाज लेस देन अ मिलियन टन 1951 में, बट इंक्रीज टू ओवर 17 मिलियन टन्स बाय 2001-2। तो ये इतना बड़ा 17 गुना। ओके, ये पहली चीज़। दूसरी बात, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्टेड इन थर्ड प्लान 1961-66। इसके तहत क्या होने लगा, अब आप देखिए, लगभग एरिया अंडर इरिगेशन जो है उसका विकास ये दिखा, हैड गॉन अप फ्रॉम 23 मिलियन हेक्टेयर्स टू 77 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2001-2। सो 1961-66 में जो एरिया अंडर इरिगेशन था वो लगभग 23 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था, जो 2001-2 के आसपास 77 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। तो आपने बहुत ज़बरदस्त विकास किया एरिया अंडर इरिगेशन में। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, ओके, तो एरिया अंडर इरिगेशन बढ़ा, एरिया अंडर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बढ़ा, एरिया अंडर केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स बढ़ा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आंकड़ा सीधे सीधे इस प्रोडक्शन पर हेक्टेयर के कॉन्सेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है। वो कैसे? यानी कि इरिगेशन, फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स की बढ़ती हुई डोजेज से क्या नतीजे निकले, उसका सीधा आंकड़ा ये है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन अप हुई कैसे? ये 51 मिलियन टन थी 1951 में। देश में 1991 में जो 5 ईयर प्लानिंग का आरंभ हुआ, मात्र 91 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। और देश में सन 2002 में जब 9th 5 ईयर प्लान ख़त्म हुआ, 213 मिलियन टन प्रोड्यूस हो रहा था। 51 मिलियन टन से 213 मिलियन टन पहुंच गए 1991 से सन 2001 तक, यानी कि लगभग 50 वर्षों में। और ये 4 गुना विकास था। सिर्फ यही नहीं, तकरीबन फसलों में हमें 3 से 4 गुना विकास दिखा, यानी कि वृद्धि नज़र आई। सो इन एवरी क्रॉप प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय 3 और 4 टाइम्स। सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो उछाल मिला, द मोस्ट स्पेक्टेकुलर वाज व्हीट एंड पोटैटो एंड द पैडी। ओके, लेकिन फिर कई जगहों पर कमियां भी नज़र आईं। देयर वर मैनी शॉर्ट कमिंग्स एज वेल। कई फसलें ऐसी थी जिनका विकास नहीं हुआ, जैसा चाहा था उतने दर पर नहीं हुआ, जितने बेहतरीन बीज चाहे थे
वो नहीं पहुंच पाए। अब उदाहरण के तौर पर भारत के लिए परेशानी का कारण ये बनी रही, वो क्या? शॉर्टफॉल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। दालें और तेल, आज भी भारत बड़े पैमाने पर मजबूर होता है इन चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए, और महंगाई में सही मायने में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। सो द पल्सेस एंड द ऑयल सीड्स, कई कारण रहे इनके। एक मुख्य कारण रहा द कंटिन्यूस राइज इन डिमांड, इनकी डिमांड बढ़ते चले जाना, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी तो पल्सेस की, ऑयल सीड्स की डिमांड बढ़ते चले जाना। बट तेज़ी से लैंड इन क्रॉप से छीनता चले जाना, लैंड इन क्रॉप से छीनते चले जाना, और किसके अधीन चले जाना? राइस के, पैडी के, व्हीट के, पोटैटो के, और साथ के साथ इन कैश क्रॉप्स के, दैट इज़ शुगर केन, कॉटन, जूट। और ये कैश क्रॉप्स ऑलवेज फ्लक्चुएट करती रहती थी, और उस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने के लिए किसान ज़मीनें इसके अधीन देता ही रहता था, जिसकी वजह से पल्सेस और ऑयल सीड्स के तहत ज़मीन घटती रहती थी। ओके, तो shortfalls in the production of pulses and oil seeds in the face of continuous rise in demand and year-to-year fluctuations in production of commercial crops such as sugarcane, cotton, jute। तो sugarcane, jute, cotton, इनकी प्रोडक्शन में हम देश भर फ्लक्चुएशन से जूझते रहे, हमें इसे स्थिर करना है। तेज़ी से किसान इन फसलों के तहत ज़मीनों को बढ़ाते रहे, और ऑयल सीड्स एंड पल्सेस के तहत ज़मीन घटती रही। ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रभावित फसलें जैसे कि पैडी, व्हीट, पोटैटो, ज़मीन उनके तहत बढ़ते रहना और उस पर एमएसपी मिलना, मोनोक्रॉपिंग कल्चर होना, इसकी वजह से पल्सेस और ऑयल सीड्स को नुकसान होता रहा। तो ये क्षेत्रों में भारत कमज़ोर रहा। हमें भविष्य में जिस दिशा में काम करना है, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनकी पर्याप्त मात्रा में पैदावार होना, जूट, शुगर केन, कॉटन, ऐसी तमाम फसलें जो कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इनकी प्रोडक्शन को स्टेबलाइज़ करना, इनकी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना, और मोनोक्रॉपिंग एरिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन को ध्यान में रखते हुए खेती प्रमोट करना। जैसे कि पंजाब में अगर ध्यान दिया जाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन के कॉन्टेक्स्ट में, पंजाब 58 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला एरिया है, पैडी यहाँ की क्रॉप नहीं हो सकती, लेकिन बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, और वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल को कॉम्प्रोमाइज़ करके ट्यूबवेल इरिगेशन के माध्यम से उगाई जाती है। इन साइंटिफिक प्रक्रियाओं को अब अपनाना है कि जिस क्षेत्र में पर्यावरण के मुताबिक जो खेती सूटेबल बनती है उसको वहाँ पर किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आना, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ धीरे धीरे जोड़ना, सब्स्टिट्यूट करना, और कवर्ड क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना, जिसमें कि सॉइल की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, रूट एक्सटेंशन के लिए कोई ऑब्स्टेकल ना दे सॉइल, और ऑर्गेनिक मैटर इस ज़्यादा से ज़्यादा बने उस सॉइल में। इन सब के लिए मल्चिंग और बाकी तरीके जो कि सॉइल को कवर करके चलते हैं, ऐसी खेती बाड़ी हमें अपनानी है। वो भविष्य का कॉन्सेप्ट है, हमें वो करना है, यानी कि ये हम भविष्य में ही खड़े हैं, क्योंकि हम 5 ईयर प्लानिंग का असेसमेंट कर रहे हैं। चलिए अगली हेडिंग की ओर बढ़े कि और क्या अचीवमेंट थी। ये तीसरा है प्रोग्रेस इन इंडस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स की। अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन की बात करें, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंशन की बात करें, तो हमने ये देखा कि ऑलमोस्ट टोटल आउटले जितना भी रहा 5 ईयर प्लानिंग का, उसका 53 to 55% इन सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट हुआ, और उसी का सही नतीजा ये निकला कि हमने इन सेक्टर्स में अचीवमेंट भी की। उसे वन बाय वन देखते हैं क्या क्या फ़ायदे मिले। सो प्रोग्रेस इन सम बेसिक इंडस्ट्री, हम जानते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान से ही हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री पर फोकस किया गया। सो प्रोग्रेस इन सम बेसिक इंडस्ट्रीज ओनली, that is quite impressive. If we consider the basic industry, so progress was quite impressive. जैसे कि progress in metallurgical industries, chemical and allied industries, so they were the heavy and basic industries. इन क्षेत्र में अच्छा ग्रोथ हुआ। मेजर अचीवमेंट जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री की प्रोग्रेस में रहा वो ये रहा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हमने अलग अलग क्षेत्र में उद्योगों को जन्म देने के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया, तो हमारी इंडस्ट्री डाइवर्स हुई। हम फर्टिलाइज़र्स जैसे कि केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, मेटल्स, तमाम क्षेत्रों में हमने चीज़ें प्रोड्यूस करी हैं। ये डाइवर्स बेस ऑफ द इकोनॉमी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री के रिसोर्स पोटेंशियल, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं और ह्यूमन रिसोर्स हैं,
इस पोटेंशियल को फुली टैप करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करें। एक ही खास तरह की सर्विसेज आप प्रोड्यूस ना करें। अलग अलग रीजन में क्या स्किल्स हैं लोगों की और क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं इंडिया के पास, इंडिया उन सब सेक्टर्स को विकसित करे। जैसे आज हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि टूरिज़्म सेक्टर विकसित हो। अगर इस क्षेत्र में भी हम सफलता हासिल कर जाते हैं तो ये एक ऐसा नया सेक्टर बनेगा जो इंडियन इकोनॉमी को और कंट्रीब्यूट करेगा, जो जब तक अगर ना डेवलप हो तो फिर उससे जुड़े हुए लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ये इंपॉर्टेंट चीज़ रही 5 ईयर प्लानिंग की। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन सच इंडस्ट्रीज़ लाइक स्टील, एल्युमिनियम, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इन डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ में आपने विकास किया। अप्रिशिएटिंग द प्रोग्रेस द जनता पार्टी इन द 6th प्लान स्टेट्स। अब आप ये देखिए कि जनता पार्टी पहली बार जब कांग्रेस के बिना कोई सरकार आई 1978 की ये कहानी है, तो जनता पार्टी तक ये कह रही है, जब जनता पार्टी अपना 6th ईयर प्लान लाई 1978 से 83 के बीच में, उन्होंने अपना एक 5 ईयर प्लान दिया। कांग्रेस का 5th प्लान बीच में ही अमेंडन कर दिया था। जनता पार्टी तक ये कह रही है, जो कि कांग्रेस की विरोधी है, क्योंकि पिछला लंबे समय 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत से अब तक का कांग्रेस का ही रहा। नेहरू मॉडल नहीं वर्क किया। तो जनता पार्टी अपने 6th प्लान में क्या कह रही है जानना ज़रूरी है। वो उन्होंने भी एडमिट किया है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। फिर वो ये कहते हैं, जनता पार्टी कहती है, अ मेजर अचीवमेंट हैज़ बीन द डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विद द पब्लिक सेक्टर प्लेइंग अ लीडिंग रोल। वो ये कहते हैं तो इंडियन इंडस्ट्री डाइवर्स हुई है, और दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई है कि एक्सपेंशन हुआ है हमारी कैपेसिटी में। हम कितना प्रोड्यूस करते थे, आज उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये सब में बड़ी भूमिका हमारे पब्लिक सेक्टर ने निभाई है। तो मतलब पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ होगी, स्टेट लेड ग्रोथ होगी। यही तो जनता पार्टी के आने के पहले तक भारत सरकार की नीति थी। 5 ईयर प्लानिंग का एजेंडा यही था। नेहरूवियन मॉडल इसी पे फोकस करता था। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ डाइवर्स हुई हैं, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एक्सपेंड हुई है। जनता पार्टी ने अपना 6वां प्लान लाने में इसे स्वीकार किया। द कंट्री इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन कंज्यूमर गुड्स। ये बहुत बड़ी बात है कि कंज्यूमर गुड्स में कंट्री सेल्फ सफिशिएंट है। सो द कंट्री इज़ सेल्फ सफिशिएंट इन कंज्यूमर गुड्स एंड बेसिक कमोडिटीज़ लाइक स्टील एंड सीमेंट। तो बेसिक कमोडिटीज़ जैसे कि स्टील, सीमेंट, इनमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। हमें किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं, भारत आत्मनिर्भर हो गया। इसी तरह से कंज्यूमर गुड्स के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो गया। आई बात समझ में? While the capacity of other industries like fertilizers is rapidly expanding, तो कंज्यूमर गुड्स में, बेसिक कमोडिटीज़ में, जैसे स्टील और सीमेंट में आप एक तरफ सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, वैसे ही अदर इंडस्ट्री जैसे कि फर्टिलाइज़र का उदाहरण लिया है, उसकी कैपेसिटी रैपिडली एक्सपेंड हो रही है। ये माना जनता पार्टी ने अपने उस प्लान में। ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन हैज़ बीन इम्प्रेसिव। अब आती है कैपिटल गुड्स बनाना, यानी कि वो इंडस्ट्री जो मशीन्स बनाती हैं। ओके, मशीन्स आर मेकिंग द मशीन्स। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी एक कंपनी है और मैं बनाता हूँ साड़ी, तो ये जो मैंने साड़ी बनाई है कंज्यूमर गुड है। जो मैंने साड़ी बनाई, मैंने कंज्यूमर गुड बनाया। लेकिन मेरी एक कंपनी है और मैंने बनाई सिलाई मशीन है। मैंने क्या बनाई? सिलाई मशीन है। तो ये जो मैंने बनाई ये क्या है? कैपिटल गुड्स। क्योंकि जो मैंने प्रोड्यूस किया वो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस की, क्योंकि वो आगे जो उसे ख़रीद रहा है वो उस पर निवेश कर रहा है, खर्च नहीं रहा है। वो सिलाई मशीन पे जो पैसा लगा रहा है वो उस पर निवेश कर रहा है, खर्च नहीं रहा है। वो उसे जब अपने घर ले जाएगा, अपने सूट सिलेगा तो पैसे बचाएगा जो उसे पहले किसी को देने पड़ने थे, और दूसरों के सूट सिलेगा तो पैसे कमाएगा। मतलब उसी सिलाई मशीन के दम पर एक सिलाई कारखाना लगेगा। तो इसलिए उस सिलाई कारखाने के लिए तो सिलाई मशीन ने मशीन का रोल प्ले किया ना। तो फिर मैं सिलाई मशीनें बनाता हूँ तो मैं कैपिटल गुड्स का ही निर्माण करता हूँ। ओके, तो वो इंडस्ट्री जो मशीन्स बनाती हैं, दोज आर द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इंडस्ट्री में जिस जिस टाइप की मशीन्स लगती हैं, आप वो सब बना रहे हो अगर, तो ये आपकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ एक देश में लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस देश में
अलग अलग डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ को जन्म लेने देने के लिए मौका देना चाहते हो, तो उनकी क्या इनपुट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप अपने देश से अश्योर करो तो ही वो इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएंगी। और वो इनपुट रिक्वायरमेंट किसी भी एक बड़े सिलाई कारखाने के लिए यही है कि उसे सिलाई मशीनें मिल सकें। उसके लिए बड़ी इनपुट यही है कि उसे इसी देश से ही शेड डालने का मटेरियल सारा मिल सके। आई बात समझ में? ये चीज़ें उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट यही है कि वो जो कपड़े सिल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली प्रेस के अंदर प्रेस हो सके। तो जो ये ऑटोमेटिक प्रेस बना रहे हैं ये मशीनें बना रहे हैं। उनकी ज़रूरत यही है कि उस प्रेस तक जो पानी आ रहा है और उस प्रेस तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इनके लिए जिन मशीन्स की नीड है, हाइड्रोलिक पंप्स और बाकी चीज़ों की, वो भी देश में बने। तो एक फैक्ट्री के अंदर कई मशीन्स लगी होती हैं अलग अलग नेचर की, वो देश भर में कई लोग बना रहे होते हैं। जैसे अगर आप कोई टुल्लू पंप भी बना रहे हो, पानी खींचने वाला, आप मशीन बना रहे हो एक तरह से। ओके, सो यही कहा गया कि growth of capital goods production has been impressive and India can now sustain the likely growth of most of our industries। क्योंकि इंडिया की कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन इम्प्रेसिव थी, तो इंडिया अब अपने बूते अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतें पूरी कर सकता था, सस्टेन करा सकता था। जैसे टेक्सटाइल्स, जैसे फूड प्रोसेसिंग। अब आपके पास आप मशीन बनाने लगे थे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसे यूज़ कर सकती थी। जैसे कि जूस निकालना, जैसे कि छिलके निकालना, जैसे कि चॉप करना, जैसे कि खेतों में कंबाइन चल रही है तो उसने छिलका निकाल दिया, दाना भी निकाल दिया, ये मशीनें ही बन रही हैं। और क्या बन रहा है? ऑल द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर द मशीन्स। तो अगर कोई किसी फैक्ट्री वाले ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है और उसने आलू के खेत ले रखे हैं, तो पहले उसे आलू निकालना है मशीन से, फिर आलू के पत्ते अलग करने, फिर आलू छीलना है, एक साइज़ में काटना है, आलू की ग्रेडिंग और स्केलिंग करनी है सारी। अगर उसे ये सारी मशीनें मिल जाती हैं तो फिर उसका तो काम हो गया। और ये मशीनें देने वाले उसे कौन लोग हैं? जो लोग कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं। ओके, सो द ग्रोथ ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन हैज़ बीन इम्प्रेसिव एंड इंडिया कैन नाउ सस्टेन द लाइकली ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, केमिकल, मेटलर्जिकल, पावर, ट्रांसपोर्ट by the domestic production of capital goods needed with only marginal imports। ओके, तो अपने देश में कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन इम्प्रेसिव रहा, इसलिए इंडिया अब अपने देश की इन सभी इंडस्ट्रीज़ की कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है डोमेस्टिकली उन कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करके, और उसके बाद बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रह गई इन्हें इंपोर्ट करने की। ओके, दैट इज़ ऑल। कंज्यूमर गुड्स में हम सेल्फ सफिशिएंसी में आए, हैवी बेसिक इंडस्ट्री में कई से क्षेत्रों में जैसे स्टील, सीमेंट में हम सेल्फ सफिशिएंसी में आए। कैपिटल गुड्स की ग्रोथ हमारी इम्प्रेसिव हो गई, भारत आत्मनिर्भर हो रहा था। 5 ईयर प्लानिंग के तहत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये यहाँ पर बताया गया है। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन प्लैंड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब जब ये सारे सेक्टरों में हमने सुधार देखा 5 ईयर प्लानिंग के तहत, दैट प्लैंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर, इन द इंडस्ट्री एंड ऑल अदर सेक्टर, तो उसका सीधा नतीजा ये निकला कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी एंड कंजम्पशन ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़ हैड इंक्रीज्ड इन इंडिया। जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत असेंशियल कमोडिटीज़ की इंडिया में बढ़ गई, चीज़ें अवेलेबल भी पहले से ज़्यादा हुई, लोगों ने कंज्यूम भी ज़्यादा की। इसका सीधा नतीजा यही है ना कि एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उससे लोगों की इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो यानी कि पर कैपिटा डिमांड बढ़ रही है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ से बढ़ रही है। दूसरी तरफ देश के लेवल पर ही अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो फिर उन गुड्स और उन सर्विसेज की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी तो बढ़ रही होगी ना, अवेलेबिलिटी भी तो बढ़ रही है। ये दोनों ही चीज़ों के बेस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और दोनों ही चीज़ों के बेस में एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ के भी बेस में इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई तो ही फार्म्स का मैकेनाइजेशन हो पाया, क्योंकि बड़े बड़े बिजली खंभे लगाए गए तो ही बिजली सप्लाई हुई। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में मशीन्स की मदद से बिजली पैदा हुई तो ही बिजली पहुंची वहां तक। अगर ट्रैक्टर बने, थ्रेशर्स बने, कंबाइंस बनी तो ही खेतों में पैदावार बढ़ी है। अगर केमिकल इंडस्ट्री लगी है जिसमें कि मशीन लगी है तो ही फर्टिलाइज़र्स आ पाए, तो ही पेस्टिसाइड्स आ पाए, वरना ना आ पाते।
तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों मिलकर के इस बात के बेस में है कि देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिससे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स बढ़ रही है, और देश में क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रही है तो लोगों की रोज़गार बढ़ रहे हैं, तो इनकम बढ़ रही है, इससे कंजम्पशन ऑफ द गुड बढ़ रही है। गुड्स का बढ़ा हुआ कंजम्पशन देश की अर्थव्यवस्था की अच्छी सेहत का निशानी होती है, देश की अच्छी सेहत का इंडिकेटर होती है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके, और गुड्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये दोनों तो इस बात के बेस में थे। आगे एग्रीकल्चर के भी बेस में इंडस्ट्री है जो मैं अभी समझा के हटाऊँ, तो वही बता रहे हैं कि एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंक्रीज इन प्लान्ड प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड इन ऑल अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, per capita availability and consumption of essential commodities had increased in India. That is, net availability of food grains, sugar, etc. had increased. इनकी अवेलेबिलिटी, जैसे उदाहरण 1951 से 2002 के बीच का डाटा